अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम कनाडा के अहम मौजूआत आपके सामने रखेंगे और साथ ही एक ऐसा मौजू भी आज डिस्कस किया जाएगा जो एक इंटरनेशनल टॉपिक है और ना सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ही ममालिक के लिए इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस मौजू पर आज हम मुफस्सिल अंदाज में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कनाडा से मुताल्लिक एक बहुत ही अहम स्टोरी आपके साथ में शेयर करूं कि इको टूरिज्म के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया कनाडा के अंदर, जिसमें कैनेडियन हाई कमिश्नर मौजूद थे और उन्होंने खिताब करते हुए वेंडी ग्लेमोर ने खिताब करते हुए ये बात कही है कि कोविड-19 के बाद कनाडा के लिए जो सबसे मुश्किल तरीन सूरत हाल या खतरनाक सूरत हाल है वो सूरत हाल है माहौलियाती तब्दीली की। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और वो तमाम तर कारखाने जिनकी वजह से ही प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बढ़ रहा है या वो बनाने में मसरूफ अमल हैं, उन्हें इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि इस पॉल्यूशन की वजह से कनाडा के जो आबो हवा का पूरा एक निज़ाम है, जो मौसमियाती निज़ाम है, वो तब्दील हो रहा है। और कोविड-19 के बाद अगर इसकी तब्दीली इस हद तक पहुंच जाती है तो ये एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी माहौलियाती तब्दीली का बाइस बनेगा। इको टूरिज्म के हवाले से ये सेमिनार था जिसमें कैनेडियन हाई कमिश्नर की जानिब से ये बात कही और जहां दीगर ममालिक के टूरिज्म के हवाले से मामलात डिस्कस हो रहे थे, वहीं कनाडा के माहौलियात के हवाले से उन्होंने इस बात को इस वजह से भी कहा ताकि कनाडा का माहौल पहले से और ज्यादा बेहतर हो सके आबो हवा के एतबार से, और मौसमियाती तब्दीलियां जो पूरी दुनिया पर ही अपना असर छोड़ती हैं, कनाडा पर उसका कोई ऐसा मनफी असर ना पड़े कि फिर टूरिज्म या फिर दीगर मामलात में कनाडा को मुश्किल का सामना करना पड़े। वेंडी ग्लेमोर की जानिब से, जो कि कनाडा के हाई कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से खिताब किया गया और उन्होंने ये बात बड़े वसूख से कही कि इस पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी अपना काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का खात्मा करना है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा में रहने वाले तमाम ही लोगों को भी ये अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी कि वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के खात्मे के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। स्पेशली उन्होंने जो जोर दिया वो पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स पर दिया, शॉपर्स पर दिया, ताकि वो कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ये बात यहां बताना जरूरी है कि इससे कबल ही कनाडा के अंदर जो मामलात हैं, यानी जो रोजमर्रा के लेन देन के मामलात हैं, उसमें प्लास्टिक बैग या शॉपर्स का इस्तेमाल पहले से काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन अभी भी जहां जहां इसका इस्तेमाल हो रहा है और जिन कारखानों में तैयार हो रहे हैं, वहां पर भी जरूरत है कि प्लास्टिक यानी पॉलीथीन बैग्स को छोड़ दिया जाए ताकि कनाडा का माहौल, कनाडा का आबो हवा का माहौल और मौसमियाती तब्दीलियों से भी कनाडा को महफूज किया जा सके। आज कनाडा हाइलाइट्स का जो दूसरा अहम मौजू है वो कोविड-19 से मुताल्लिक है और इस तरीके से है कि वैक्सीन के एतबार से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जानिब से आज ये प्लान कर लिया गया है कि समर से पहले पहले वो तमाम तर वैक्सीन की मिकदार को जो ज़रूरत के एतबार से कनाडा की नीड बनेगी और बन रही है, उसके एतबार से उस तादाद को पूरा कर लें। तकरीबन 52 मिलियन डोजेस वैक्सीन के मौजूद हैं और मजीद 24 मिलियन डोजेस को हासिल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जानिब से आज एक हतमी प्लान तरतीब दिया जा रहा है और इस प्लान में मामूली सा कुछ रद्दोबदल होगा और उसकी बुनियादी वजह यह रहेगी कि जो हेल्थ सेक्टर है कनाडा का, उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इसमें अपनी राय शामिल रखेंगे। नोवावैक्स के नाम से कंपनी है जो कि कोविड-19 की वैक्सीन को तैयार कर रही है और इसी कंपनी से तकरीबन 52 मिलियन डोजेस लिए जा चुके हैं। मजीद 24 मिलियन डोजेस लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो इस वक्त एक अहम प्लानिंग के मरहले से गुजर रहे हैं, जिसमें उनका नेशनल रिसर्च सेंटर और हेल्थ सेक्टर इन्वॉल्व है। कनाडा के अंदर ही नेशनल रिसर्च काउंसिल की जानिब से ये तैयारी पकड़ी जा चुकी है कि कैंसिनो बायोलॉजिक्स वैक्सीन को वो हासिल कर लें और इसके लिए उन्हें 44 मिलियन डॉलर्स पे करने हैं और ये तमाम तर डील तकरीबन तय हो चुकी है। और अब इसी हवाले से जब ये बात सामने आई कि चाइना में बनने वाली कोविड-19 की वैक्सीन, जिसे चाइना ने कनाडा को एक्सपोर्ट करने से इसलिए मना कर दिया कि उस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल बेसिस पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और अगर उसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुकम्मल तौर पर पूरे कनाडा में इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस बुनियाद पर नेशनल रिसर्च काउंसिल या कनाडा का जो हेल्थ सेक्टर है वो अपनी एक दूसरी राय रखता है और वो ये चाहते हैं कि कनाडा के अंदर मौजूद तमाम ही लोगों को
वैक्सीन लगे, लेकिन वैक्सीन लगने से पहले उसका एक ट्रायल फेस होना ज़रूरी है ताकि उसके नताइज को भी बर वक्त देखा जा सके कि कोई एक्सपेरिमेंटल केस सामने ना आए। इसी गर्ज से नेशनल रिसर्च काउंसिल के साथ मुशावरत करते हुए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने तकरीबन $123 मिलियन मुख्तस किए हैं और वैक्सीनेशन के हवाले से ये खतीर रकम खर्च की जाएगी ताकि लोगों की सेहत को बचाया जा सके। सेहत आमा का ये मामला है और अब सिर्फ देखना यह है कि नोवावैक्स कंपनी से मजीद डोजेस लिए जाएंगे या फिर कैंसिनो बायोलॉजिकल वैक्सीन या फिर कोई और कंपनी या चाइना इसमें अपनी राय बदलेगा। आने वाले दिनों में ये चीज़ें मजीद वाज़ेह होंगी। आज कनाडा हाईलाइट का तीसरा मौजू एक नॉर्मल सी खुशखबरी के साथ है और वो खुशखबरी ये है कि क्यूबिक के जो प्रीमियर हैं फ्रैंकोइस लेगाल्ट, उनकी जानिब से कर्फ्यू में नरमी का ऐलान कर दिया गया है। कर्फ्यू में नरमी के ऐलान के साथ ही ये भी बताया गया है कि कनाडा के अंदर बिलखुसूस क्यूबिक के अंदर जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उनको भी दोबारा खोलने की इजाज़त मिल चुकी है। लेकिन इसमें बहुत अहम पहलू ये है कि उन्होंने वाज़े तौर पे ये बताया है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। मास्क पहनना लाजमी होगा ताकि कोविड-19 की SOPs की कहीं भी कोई खिलाफ वर्जी ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जो वक्त तय किया गया है उस वक्त के अंदर भी कमी की जा रही है ताकि कर्फ्यू के इस दौरानिए को भी कम किया जा सके और साथ ही इसमें वो तमाम तर रीजन्स जहां पे हॉस्पिटल्स के अंदर नंबर ऑफ केसेस की तादाद में कमी वाक़ई होना शुरू हुई है, लिहाजा लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए फ्रैंकोइस लेगाल्ट की जानिब से कर्फ्यू में इस नरमी का बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया है। हेल्थ मिनिस्टर क्रिस्टिन ड्यूबी की जानिब से भी ये बात बताई गई है कि इस सिलसिले में लोगों को अपने सेहत के मामले पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी और सबसे अहम पहलू इसमें जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग ही रहेगा ताकि अगर आप कनाडा या क्यूबिक में रहते हुए या मॉन्ट्रियल में रहते हुए आप कहीं भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी शॉपिंग सेंटर में आप जा रहे हैं, बेशक कर्फ्यू में नरमी की वजह से आपको ये फैसिलिटी मिल चुकी है, लेकिन आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड को अपने हाथों को लाजमी आपने सैनिटाइज करना है और सबसे अहम पहलू इसके अंदर यह है कि आप इसमें दस्तानों का भी इस्तेमाल रखें। और सबसे अहम जो कोविड-19 की सबसे ख़ास पॉलिसी या SOP कह लीजिए वो यही है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। सफाई का ख्याल रखते हुए ही इस कर्फ्यू की नरमी को एंटरटेन किया जा सकता है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें मजीद नरमी वाक़ई की जाएगी। आज कनाडा हाईलाइट्स का सबसे अहम और आखिरी मौजू जो कि एक इंटरनेशनल टॉपिक है और बहुत ही अहम इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया की अब इकॉनमी एक रूट से जुड़ रही है और उस रूट के नज़दीक इस एशियन रीजन की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूशन है और ये डिस्प्यूट है कश्मीर की सरजमीन के हवाले से। जैसे इंडिया कहता है कि वो उसके मुल्क का हिस्सा है और इस पे UN रेजोल्यूशंस के हवाले से भी कई मामलात सामने आ चुके हैं। हर दौर में UN की जानिब से मुख्तलिफ दौरानियों में रेजोल्यूशन के ज़रिए इस कॉन्फ्लिक्ट को हल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान अपना बयानिया इस पर रखता है और दुनिया इससे वाकिफ़ है कि पाकिस्तान का बयानिया कश्मीर के मामले पर क्या है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जिस तरह हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, कनाडा में मुकीम पाकिस्तानीज़, मॉन्ट्रियल और क्यूबिक में रहने वाले लोग और बिलखुसूस क्यूबिक में रहने वाले पाकिस्तानी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोविड-19 की वजह से इस दफ़ा वेबिनार्स का सिलसिला ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो पाकिस्तानी इस वक्त अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, वो कश्मीर से अपनी एक वालिहाना मोहब्बत भी रखते हैं और कश्मीर का मुकदमा वो हर सतह पर NGOs के प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई भी समाजी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर इस मुकदमे को ज़रूर अक़वाम आलम के सामने रखते हैं। लेकिन कश्मीर को क्या हासिल होता है इससे और कश्मीर का मामला कहाँ तक अब पहुँच रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं और डायरेक्टर हैं आप सलाम पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के, ओंटारियो से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्राइम कैनेडा TV को वक्त देने के लिए। सबसे पहला और अहम सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से आप भी कैनेडियन कम्युनिटी में शामिल हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ आप हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, इस साल 5 फरवरी 2021 के हवाले से स्पेशली कनाडा में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और क्या कम्युनिटी सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, यानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो कश्मीर के इस कॉज पर क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अमर खान साहब आपका बहुत मशहूर हूँ और प्राइम प्राइम TV कनाडा का भी मैं मशहूर हूँ।
कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यौम यकजहती कश्मीर पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। तो मैं ये समझता हूँ जहाँ पर ये दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे हैं मेरे में बोले हुए कुछ अल्फाज या मेरी या मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो आटवा में और इन जनरल जो कनाडा में रह रही है, उनके अल्फाज, उनकी जद्दोजहद हमारी माओ और बहनों को जो कश्मीर या कश्मीर में है उनको अहसास तहफ़्फ़ुज़ देंगी और उन बहनों के सर पर एक आंचल का एहसास देंगी कि हमारे भाई ओवरसीज में बैठकर हमें भूले नहीं। और उन बच्चों को भी जो यतीम है, जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, और उनको भी थोड़ा सा दिलासा मिल सकेगा। और यकीनन ये एक इंसानियत कश्मीर में होने वाली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की तरफ हमारी, उसकी निशानदेही की तरफ जो है ना, हमारी ये कोशिश एक बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं। और गुज़श्ता पिछले सालों में जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जहां पर भी बैठी हो, ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का, पाकिस्तान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का हमेशा ये अलम बरदार रही है, उसकी सफ़ीर रही है। हमारे आपस में सियासी अख्तलाफात होते हैं, मगर वो हमारा विद इन दी कंट्री है कि जब हम पाकिस्तान के अंदर होंगे तो उस वक्त हम अपने सियासी अख्तलाफात एक दूसरे पर तनकीद भी खुलकर करते हैं, मगर जब इशू होगा स्टेट का, पाकिस्तान का, तो फिर हम ये नहीं देखते कि इस वक्त हुकूमत में कौन है। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का और पाकिस्तान से वाबस्ता हर चीज का मफाद अजीज होता है। तो हम ट्रेडिशनली जब भी ये, क्योंकि हम ये फोकस कर रहे हैं कश्मीर पर, और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में भी जाना जरूरी है, जो मैं आगे जाकर बयान करूंगा अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी। तो पाकिस्तानी हम माटवा में रह रहे हैं, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी हर साल 5 फरवरी को और 27 अक्टूबर को, 5 फरवरी को यौम जहती और 27 अक्टूबर को कश्मीर ब्लैक डे मनाती रही है, एहतजाज अपना करती रही है, पार्लियामेंट भी करती रही है, पार्लियामेंट पर जाकर हम एहतजाज करते थे। और उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ प्रोग्राम वगैरह भी करते थे, और एक कम्युनिटी में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते थे जो अब तक जारी है। मगर ये थोड़ी सी चेंज हुई सूरत हाल, तो ये अभी एक हमारी एक्टिविटीज का हिस्सा है आवाज बुलंद करने का इनजस्टिस के खिलाफ। तो हमने ये 5 अगस्त के हवाले से 2019 में जो इंडिया ने किया था, कश्मीर को अनेक्स किया था अपने साथ, तो उसके खिलाफ भी हम जो है ना खड़े हैं, और हम उसके खिलाफ भी प्रोग्राम करते हैं। और ये इसकी थोड़ी सी तारीख में अगर हो सके तो, अगर आपके पास वक्त हो तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड का जानना भी बड़ा जरूरी है कि ये यौम जहती है कश्मीर क्या है, और कश्मीरी अ, ये क्यों जद्दोजहद ये कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैं ये चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को, और अब चूँकि एक नई जनरेशन है इस पूरे दौर की और जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर रही है, इस जनरेशन के लिए थोड़ा कश्मीर का बैकग्राउंड बताइए। बहुत ज़्यादा हम हिस्ट्री में भी ना जाएं, लेकिन हम कश्मीर के इस बैकग्राउंड को ज़रूर सामने रखें ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आने वाली नस्ल को भी और मौजूदा नस्ल को भी वाज़े तौर पे समझ में आ सके। अच्छा, उसके अंदर पहले तो मैं बहुत ज्यादा पीछे आपको कश्मीर की हिस्ट्री पर नहीं लेकर जाऊंगा। मैं सिर्फ ये यहाँ पर रुकूंगा कि हमें पाकिस्तान पर, के बरे सगीर में जो हमारे बाबा कौम हजरत कायद आज़म ने जो जद्दोजहद की थी, वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर की थी। तो दो कौमी नजरिए को जरा थोड़ा सा समझना जरूरी है कश्मीर के इशू को समझने के लिए। जो उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया था आज़ादी का, इंडिया और पाकिस्तान, जो यूनाइटेड इंडिया को दो हिस्सों में तकसीम करने का, मुस्लिम आबादी वाले, अक्सरियती आबादी वाले जो इलाके थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा होना थे। और जो नॉन मुस्लिम थे, ये उनका चॉइस था, वो इंडिया के साथ रहें या किसी के साथ भी रहें। और स्पेशली ये जो प्रिंसली जो स्टेट्स थी, इनका भी अख्तियार था कि वो लोगों की मर्जी के मुताबिक, जो वहाँ के अवाम हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक ये फैसला करके वो चाहे पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें, चाहे इंडिया के साथ इल्हाक कर लें, या इंडिपेंडेंट अपनी हैसियत को बरकरार रखें। तो ये तो दो कौमी नजरिए के तहत ये फार्मूला था।
और जब ये पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम हुई, पाकिस्तान वजूद में आया, तो उस वक्त कश्मीर में गो के उधर राजा हरी सिंह की हुकूमत थी, मगर वहां की आबादी तकरीबन 80% से ऊपर मुसलमान आबादी थी, और मुसलमान आबादी चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं। मगर इक़्तिदार के लालच में और कुछ और जो मैनिपुलेशन हुई थी इंडियन उस वक्त की जो इंडिया में जो कांग्रेस की जो क्यादत थी उसकी तरफ उनकी साजिश में काशकार होकर राजा हरी सिंह ने फैसला किया कि मैं इंडिया के साथ में जाऊंगा। लोगों ने ये भांप लिया और उन्होंने राजा हरी सिंह के खिलाफ अमली जद्दोजहद का अपने तौर पर आगाज किया। और जब राजा हरी सिंह को यह एहसास हुआ, जब ये कश्मीर के अंदर राजा हरी सिंह की इंटेंशन के खिलाफ, उसने, ये याद रखें कि अभी तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया था कोई इसके ऊपर, यानी कि कंक्रीट कोई स्टेप नहीं लिया था। उसकी उसका ये सोच थी कि मैं इंडिया के साथ में लहाक करूं, और लोगों को भिनक पड़ गई। लोगों ने उसके खिलाफ सिविल वार शुरू कर दी, और जिसको मुख्तलिफ लोगों ने सपोर्ट भी किया, इवन के पाकिस्तान आर्मी ने भी उसको सपोर्ट किया था उस टाइम पर, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजा हरी सिंह ने उसका बेसिकली, जब ये लोगों ने जद्दोजहद की अपने तौर पर, तो उसके हाथ से इक़्तिदार बेसिकली खिसक गया था। तो इक़्तिदार पर वो काबिज नहीं था, तो वो अपना दारुल हुकूमत छोड़कर वो भाग गया न्यू दिल्ली की तरफ। तो वहां पर जाकर इसने आहो बकार की कि मेरे साथ ये हो रहा है, और मेरा तो अमली तौर पर मेरा रियासत पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो जब उसका अमली तौर पर कंट्रोल नहीं रहा, अगर हम इस बात को लेकर चले, तो उसका 26 अक्टूबर 1947 का जो अकदाम था कश्मीर के साथ, कश्मीर का इंडिया के साथ इल्हाक करने का जो माहदा था, उस माहदे पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है ना हो जाता है। तो अब उससे जरा आगे बढ़ते हैं, इस इस सवालिया निशान को लेकर, कि उस माहदे पर भी एक सवालिया निशान है। राजा हरी सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उस वक्त की इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसके साथ ये मुआहदा किया कि कश्मीर हम इंडिया के साथ इसका इल्हाक करते हैं। एक तरफ तो वो मुआहदा कर रहा था, दूसरी तरफ लोग जद्दोजहद कर रहे थे, और उसी जद्दोजहद के नतीजे में लोगों ने कश्मीर का एक हिस्सा वागजार करवा कर, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जम्मू और कश्मीर से अलग किया, और उसको, क्योंकि चूंकि उस हिस्से पर कंट्रोल उनका था, तो उन्होंने उसका इल्हाक कर दिया पाकिस्तान के साथ। और राजा हरी सिंह के मुआहदे के बाद इंडिया ने अपने ट्रुप्स जब भेजे जम्मू और कश्मीर में, तो इवेंचुअली पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस अनप्लान्ड जंग में कूदना पड़ा। तो इंडिया को जब ये पे दरपे शिकस्त हुई हर महाज पर, और इंडिया ने जब ये महसूस किया और उसको एहसास हो गया कि ये हमारे कश्मीर हमारे हाथ से निकल रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को खत लिखे यूएनओ का दरवाजा खटखटाया कि खुदा खुदा खुदारा इस जंग को रोकें। तो ये बात नोट हमें रखनी चाहिए और अपने जहनों में रखनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का इशू लेकर हम पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं गए थे, ये जवाहरलाल नेहरू गया था। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फौरी तौर पर रेजोल्यूशन वगैरह पास हुई। इंडिया को और पाकिस्तान को थ्रू रेजोल्यूशन ये दरख्वास्त की गई कि आप अपनी अपनी अफवाज वापस ले जाएं, अपने अपने मुल्कों में वापस ले जाएं, और कश्मीर में अमन अमान कायम होने दें, और इसके अंदर लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन होगा, और जहां पर वो चाहेंगे तो वहां पर उनके उस मुल्क के साथ वो इल्हाक कर सकते हैं। पाकिस्तान की नीयत में कोई फतूर नहीं था। पाकिस्तान ने तो फौरी तौर पर अपनी अफवाज और जो भी उसके लोग, कश्मीर के लोग जो जो ये जद्दोजहद कर रहे थे, तो उन्होंने उससे बैकआउट किया,
और पाकिस्तान ने अपनी अफवाज जो है ना उनको पुल आउट कर लिया कश्मीर से। मगर इंडिया ने ताकीदी हरबे इस्तेमाल किए और तब से लेकर आज तक इंडिया की अफवाज कश्मीर में है और इनकी तादाद में कमी या इजाफा या उसमें कमी बेशी उसमें होती रहती है वक्त के हिसाब से। और तब से लेकर 1947 से लेकर अक्टूबर से आज तक कश्मीर इंडियन फौज के बूटों के नीचे है और वहां से इंडियन फौज बिल्कुल नहीं गई। अगर ये इंडिया महात्मा गांधी को अपना बापू मानते हैं, उनका कोई इज्जत और एहतराम करते हैं, तो कम से कम महात्मा गांधी की जो कश्मीर के बारे में पॉलिसी थी उसी को कम से कम देख लें। तो महात्मा गांधी ने भी ऐलान मुतअद्दिद बार ऐलान किया, जवाहरलाल नेहरू ने भी ये ऐलान किया और इसका उसने यादा भी किया कि कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर का फैसला होगा। मगर ताहाल ये हो नहीं सका और कश्मीर अब तक ये जल रहा है। मिर्जा साहब, हम ये जानते हैं कि कश्मीर की इसी हिस्ट्री में यूएन रेजोल्यूशंस का भी बड़ा अहम किरदार है और यकीनी तौर पे इसमें यूएन ने भी अपनी जानिब से कोशिशें की हैं, बिलखुसूस इस्तिस्वाब राय यानी रेफरेंडम के जरिए ये मसला हल हो। इसमें दीगर ममालिक को शामिल करते हुए एक बाकायदा पहली रेजोल्यूशन की बुनियाद पर एक कमीशन भी बना। 1953 तक इसका कोई मामला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वक्तन फ़वक्तन हर दौर में हमने देखा कि मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस आती चली गई, लेकिन कश्मीर का मसला जूं का तूं अपनी जगह मौजूद है। जी, आपने बहुत खूबसूरत और अच्छा है ये आपने सवाल किया। और ये सवाल ना सिर्फ आपका है बल्कि हर उस शख्स का है जो जो लिबरेशन पर यकीन रखता है, जो आज़ादी आज़ादी पर यकीन रखता है, जो ह्यूमैनिटेरियन की तरफ जो खड़ा है। तो यकीनन ये रेजोल्यूशन हुई है और इंडिया ने वादे वहीद भी किए, मगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने इस पर अमल नहीं किया और यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी इसके ऊपर कोई कंक्रीट जो स्टेप नहीं उठाए जा सके। और कश्मीर का इशू, जैसे मैंने ये अर्ज किया कि ये तकरीबन 1947 से लेकर तकरीबन अब तक ये इशू हमारे लिए एक चैलेंज है, बल्कि ये पूरी दुनिया के जुडिशल सिस्टम के लिए एक चैलेंज है। तो और ये मजाक उड़ा रहा है पूरी दुनिया के जुडिशल सिस्टम का, यूएनओ का, उसकी रेजोल्यूशन का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। ये उनकी तरफ से लैक ऑफ एक्शन आप कह सकते हैं कि यूएन ने उसकी तरफ कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया जो कि उसको उठाना चाहिए था। और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जो मुल्क हैं उनको भी इसके ऊपर आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से उन्होंने भी आवाज इसके ऊपर बुलंद नहीं की। और आज हम मॉडर्न दौर में रह रहे हैं। ठीक है, अभी ये हम कोई 20 25 30 साल पहले नहीं थे जब कि राइट ऑफ जब इंफॉर्मेशन की हमारे पास एक्यूरेट एक्सेस नहीं होती थी। अभी तो हमें माइक्रो लेवल पर इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। और उसके बावजूद अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के कानों पर जूं न रेंगे तो ये बहुत बड़ा अलमिया है इंसानियत के लिए। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी मुझे बताइए कि इस वक्त जो कश्मीर की करंट सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में अब कश्मीर दाखिल हो चुका है, जुल्म सितम अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस तमाम तर सिलसिले में हम अगर रिस्पॉन्सिबल किसी को करार देना चाहें तो वो इंडिया के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जायद हो जानी चाहिए, या फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज की जो कमजोरियां हैं वो भी एक बड़ी हद तक इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं जो आज कश्मीर की सिचुएशन है। जी, आप ये दोनों तरफ से ले सकते हैं क्योंकि हर हुकूमत की अपनी अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन होती है फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से या दूसरी पॉलिसीज के हवाले से, तो अपने हिसाब से वो जद्दोजहद करती है। तो यकीनन इसमें जो मौजूदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसका उसका भी थोड़ा सा रोल इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि वो नेशनल कंसेंसस जो है ना बिल्ड करने में विद इन पाकिस्तान वो इस तरह भरपूर तरीके से कामयाब नहीं हो सकी। ये हमारी ये सोच मेरी है या दूसरे पाकिस्तानियों की है। मगर गवर्नमेंट के बैकडोर प्लान क्या चल रहा है ये गवर्नमेंट बेहतर समझती है, उसको समझना हमारे लिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, तो ये हमारे लिए मुश्किल है। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें, आप इंडिया की तरफ अगर आए तो यकीनन ये इंडिया की ये इंडिया की बहुत बड़ी आप समझने जाती है।
और ये हिटलरिज्म का फरोग है इंडिया में। और ना सिर्फ ये कश्मीरियों के लिए, क्योंकि जो बुनियादी तौर पर ये आरएसएस या बीजेपी पार्टी ये रिप्रेजेंट करती है एक मजहबी इंतहा पसंद तबके को। तो हिंदुइज्म को ये करती है, हिंदुआता को ये नाफज करना चाहते हैं पूरे इंडिया में। तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं, क्योंकि हम ये फोकस कर रहे हैं कश्मीर पर, दूसरी मिनॉरिटीज हमारा सब्जेक्ट नहीं है इस वक्त। मगर आप किसी भी मिनॉरिटी को उठाकर देख लें, तो कोई भी मिनॉरिटी जो है ना वो इंडिया से खुश नहीं है, चाहे वो लिसानी बुनियादों पर है या मजहबी बुनियादों पर है। इवन के हिंदुओं के अंदर भी जो है ना वो अपर और लो कास्ट के जो हिंदू है वो उनकी वाज़ेह तफरीक है। और लो कास्ट के हिंदू भी जो है ना वो बीजेपी से, मोदी से या आरएसएस से वो खुश नहीं है, वो नाला है। मगर वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है इस वक्त सिर्फ कश्मीर। तो कश्मीर के अंदर जो है ना, अगर हम ये इसका ये फिगर आउट करें कि इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल क्या है, ठीक है, तो वो हमारे लिए ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि हम प्रोग्राम भी कश्मीर की निस्बत से कर रहे हैं। तो मैं अपने जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है उनको और पूरी दुनिया को ये तवज्जो दिलाने के लिए ये थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ कि ये 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, ये पाकिस्तान ने 1990 में कॉल दी थी, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सेंटर में हुकूमत थी। और ये उसकी इको थी, जो जो ताज़ा लहर, जो जो वायलेंस की जो ताज़ा लहर उठी है कश्मीर की वादी के अंदर। तो ये उसके खिलाफ एहतजाज था, और कश्मीरियों को ये एक पैगाम था कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है। तो हमने 5 फरवरी को ये सॉलिडरिटी डे का ऐलान किया। तो तब से लेकर अगर हम अब तक देखें, 1999 से लेकर अब तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी इंडिया के इंडियन अफवाज के जुल्म सितम के सामने अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। ठीक है, और उसके अंदर अगर आप इसको और थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर जाकर देखें, तो तकरीबन 10,000 से ऊपर लोग डायरेक्ट इंडियन फोर्सेस की कस्टडी के अंदर मार दिए गए। 10,000 इंडियन कम्युनिटी की इंडियन फोर्सेस की कस्टडी के अंदर उन्होंने अपनी अपनी जान गंवाई। और उसके अलावा अगर आप देखें तो तकरीबन 25,000 से ज्यादा खवातीन वो विडो हुई, बेवा हुई। और उसके अंदर अगर आप एक और थोड़ी सी एक नई टर्मिनोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हुई है ये कश्मीर के क्यास के अंदर, तो ये नई टर्मिनोलॉजी ये हुई है हाफ विडो की टर्मिनोलॉजी। अब हाफ विडो की टर्मिनोलॉजी क्या है? तो तकरीबन जो है ना ये भी 10,000 के ऊपर खवातीन जो है ना ये हाफ विडो की जिंदगी इस वक्त कश्मीर में ये गुजार रही हैं। हाफ विडो ये है कि वो उनके 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 शोहर, उनके घर के सरबराह, उनको इंडियन फोर्सेस ने अनलॉफुली डिटेन कर रखा है। किसी को कोई पता नहीं है, वो डिसअपियर हुए हैं पिछले 25 20 25 25 30 30 साल से, अपने घरों को नहीं आए। उनको उनकी ये भी खबर नहीं है कि उन्होंने उनकी सलामती की दुआ मांगनी है या उनके लिए उन्होंने फातह करनी है, उनकी बख्शिश की दुआ मांगनी है। तो ये इस तरह वो हमारी बहनें बेचारी लिम्बो में है। वो ना तो अपने आप को विडो कह सकती हैं, और ना ही अपने आप को वो सुहागन कह सकती हैं। तो ये इससे बड़ा अलमिया हमारे लिए क्या होगा? और अगर बच्चों को देखें तो तकरीबन 1,20,000 के करीब बच्चे आज तक, 1999 से लेकर आज तक, उन्होंने अपने अपने माँ बाप उन्होंने खोए हैं। तो ये अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कोई फिगर मैं अपने पास से नहीं दे रहा, ये सारी सारी फिगर जो है ना आपको मीडिया से मिल जाती हैं। कुछ ऑथेंटिक है, कुछ अनऑथेंटिक है। गवर्नमेंट की फिगर, जो इंडिया गवर्नमेंट की फिगर्स होंगी, इशू होंगी, वो डेफिनेटली इससे कम होंगी। मगर अगर आप इंडिपेंडेंटली जाकर देखें तो जो मैं फिगर दे रहा हूँ वो उसके करीब करीब वो फिगर डेफिनेटली होंगी। और ना सिर्फ ये कि इंडिया ने यहाँ तक ये बस नहीं किया, उन्होंने तकरीबन जो है ना
1,15-20 हज़ार के करीब करीब लोगों के, सिविलियन लोगों के घरों को भी डिमोलिश किया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश किया है जो उनकी जरूरियात जिंदगी को पूरा करता। तो ये इस तरह की फिगर अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि कश्मीर में क्या क्या जुल्म सितम हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जुल्म जो है ना, जो सबसे बड़ा कि किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में जो सबसे बड़ा क्राइम होता है वो सेक्सुअल असाल्ट का होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली रिपीटेडली इंडियन फोर्सेस सेक्सुअल असॉल्ट में इन्वॉल्व है, और तकरीबन कोई 12-14 हज़ार के करीब लड़कियां और खवातीन इंडियन फोर्सेस की हवस का शिकार हुई हैं। और ये फिगर भी आपको कोई चाहेगा तो उसको भी ये मुख्तलिफ सोर्सेज से वो कंफर्म भी कर सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर ये आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये हमें ये एक जमीन के टुकड़े का क्राइसिस नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन का क्राइसिस है। ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ये ओपन जेल है कश्मीर। और दुनिया का सबसे बड़ा, ये मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी इसको ये साबित करे कि ये कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्राइज्ड जोन नहीं है। बिलाशुबा ये मिलिट्राइज्ड, सबसे बड़ा मिलिट्राइज्ड जोन है। और हर कश्मीरी के ऊपर, अगर आपने फिक्र लेनी है कश्मीर की पॉपुलेशन के, हर कश्मीरी, मोदी के आने के बाद की ये मैं फिगर दे रहा हूँ, ठीक है, 370 जो इन्होंने रिवोक किया तो उसके बाद की ये फिगर है कि हर 7 से 10 कश्मीरियों के ऊपर एक इंडियन फौजी जो है ना उसके ऊपर डिप्यूटेड है, जो उनको मॉनिटर कर रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से। और इंडिया के ट्रुप इस वक्त तकरीबन 8 लाख से ज्यादा हैं कश्मीर के अंदर, ठीक है, ये भी फिगर आपको मिल सकती है। और हर कश्मीरी का घर के ऊपर इंडियन इंडियन फौज के सिपाही का या इंडियन फोर्सेस का उसके ऊपर पहरा है, उनकी मोबिलिटी के ऊपर जो है ना पाबंदी है। तो आप जिस पर भी जो भी, यानी कि इसके अंदर आएगा, ह्यूमन राइट्स के अंदर जो इनके बेसिक नेसेसिटी हैं किसी भी इंसान की, तो वो इंडियन अफवाज के हाथों, इंडियन अफवाज के फौजी बूटों के हाथों वो रोंदी जा रही हैं और मुसलसल रोंदी जा रही हैं। और हम सब आंखें मूंद कर बैठे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है, और हमारी बेहिसी इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा ये सवाल है। मिर्जा साहब, जिस तरीके से इंडिया ने रिवोक किया आर्टिकल 370 और 35A को, तो उसके बाद हम क्या समझें कि क्या इंडिया अपने गोल्स अचीव कर चुका है? कश्मीर के मामले पर इंडिया को अचीवमेंट हो चुकी है? जी, आप ये कहना भी कबल वक्त है कि इंडिया अपने टारगेट अचीव कर चुका है इसके ऊपर, या उसने ये 370 और 35A को जो है ना रिवोक करने के बाद उसने अपने टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो ये पूरी दुनिया का ये फार्मूला है कि नाजायज कब्जा ही होता है, ठीक है, उसको उसको लेजिटिमेट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया बेशक जो है ना ये अपने ढोल बजाए कि मैंने अचीवमेंट कर ली है उसने, इवन के गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए भी, क्योंकि यूएनए और दीगर दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनेवा वगैरह, उनकी रेजोल्यूशन के मुताबिक उनका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते, और इवन के इंडियन लॉ के मुताबिक भी आप इसका स्टेटस कश्मीर का चेंज नहीं कर सकते हैं। मगर मेलिशियसली उन्होंने कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को दो टेरिटरीज में तकसीम करके उन्होंने यकीनन वायलेशन की है, ना सिर्फ यूएनए की रेजोल्यूशन की, बल्कि जो इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जो मुख्तलिफ मौकों पर जो बायलेटरल जो ट्रीटीज हुए थे, तो उनकी भी वायलेशन है। जिनीवा जिनीवा कन्वेंशन में जो उन्होंने अपने उनकी रेजोल्यूशंस की भी है। और इंडिया जो मुख्तलिफ वादों में जो सिग्नेटरी है, ठीक है, उसके अंदर ये नहीं है कि वन साइडेड रेजोल्यूशन हैं तो या एग्रीमेंट्स हैं, तो इंडिया भी उसका सिग्नेटरी है, तो ये उसने भी वायलेशन की है। तो जब तक ये कश्मीर के लोग
इसको दिलो जान से इंडिया के सेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो तब तक ये आप उसको कामयाबी के ज़मरे में नहीं ले सकते। जब तक एक भी बंदा कश्मीर के अंदर इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज लेकर, कश्मीर का परचम लेकर, इंडिया के जुल्म के खिलाफ, इंडियन की अफवाज की जो ह्यूमैनिटेरियंस के ह्यूमैनिटी के साथ जो मजाक कर रही है इंडियन अफवाज, तो उसके खिलाफ खड़ा है, तब तक आप उसको कामयाबी के जिमरे में नहीं ले सकते। आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है, ये नहीं होता कि पूरा पूरा आप एक ढेर जो है ना एकदम जलता देखें। एक चिंगारी जो है ना वो सुलगती है चिंगारी, वो ये नवीद होती है कि यहाँ पर ये आग लगेगी। तो जो लिबरेशन की आग जो लोगों के दिलों में लगी हुई है, तो वो आग बुझी नहीं। तो वो आग उसी तरह है, उसकी उसकी तपश में वक्तन फवक्तन कमी बेशी होती रहती है, और हर गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी ये इस तरह ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर मैं उनको ब्लेम नहीं करता। तो यकीनन हमारी रिजर्वेशन तो है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये एक ट्रेडिशन से हटकर मौजूदा गवर्नमेंट का स्टैंड है। मगर ये कभी भी पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट आए आ जाए, चाहे वो डिक्टेटर डिक्टेटर हो या इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड गवर्नमेंट हो, तो वो कश्मीर के ऊपर वो अपनी आंखें बंद कर कर नहीं बैठ सकती। उसकी पॉलिसी के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की कश्मीर के हवाले से पॉलिसीज ठीक नहीं है। तो मगर कश्मीर के ऊपर ना तो ये गवर्नमेंट चाहे कुछ करे ना करे, मगर पाकिस्तानी अवाम किसी भी गवर्नमेंट को ये इजाजत नहीं देंगी कि वो कश्मीर के मुकद्दर के साथ वो खेल सके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या इंडिया की ख्वाहिश के मुताबिक। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि कश्मीर का मामला सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान का ही मामला नहीं है, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एटॉमिक स्टेट्स हैं। तो पूरी दुनिया के लिए, वर्ल्ड वाइड अगर हम इस कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को देखें, तो ये पूरी दुनिया के लिए किस हद तक खतरे का बायस है? ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, क्योंकि ये इशू क्योंकि हाईलाइट जो इशू हुआ वो इंडिया और पाकिस्तान का इशू हुआ है। तो अगर आप देखें तो इस वक्त हम बैठे हुए हैं, इस वक्त जो थ्री न्यूक्लियर पावर्स हैं वो पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी आप उससे अलग ना करें, क्योंकि लद्दाख के ऊपर चाइना उसका क्लेमेंट है। चाइना के साथ इंडिया का लद्दाख के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये एक जो कश्मीर का इशू है, ये एक लैंड का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए अमन की इंश्योरेंस पॉलिसी है। कश्मीर कश्मीर का पूरा अमन हल कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक भी नहीं, इंडिया की ख्वाहिश के मुताबिक भी नहीं, और चाइना की ख्वाहिश के मुताबिक भी नहीं। कश्मीर के लोगों की, कश्मीर और लद्दाख के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक पीसफुल सोल्यूशन ही दुनिया के अमन की इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, दूसरी तरफ इंडिया एटॉमिक पावर है, और तीसरी तरफ जो है ना वो चाइना एटॉमिक पावर है। तो ये एक कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, और इसके ऊपर पूरी दुनिया को प्रायोरिटी बेस पर एक कंक्रीट और सीरियस स्टेप लेना चाहिए, अनबॉयज स्टेप लेना चाहिए, ताकि कश्मीर का इशू कश्मीर की लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक, और जितनी भी रेजोल्यूशन मुख्तलिफ दुनिया के अदारों पर पास हुई हैं उनके मुताबिक ये इसका सोल्यूशन चाहिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूएनओ को, इंडिया को ये बराबर कराना चाहिए, इंडिया को ये फोर्स करना चाहिए। चाहे वो इस तरह जिस तरह उन्होंने ये ईरान का मॉडल या लिबिया का या इराक का ये मॉडल उन्होंने अपनाया था कि उनके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाई, तो इंडिया को ये फोर्स करें कि अपनी फोर्सेस फौरी तौर पर कश्मीर से निकालें, और अमनो अमान को रिस्टोर करने के लिए अगर ट्रांजिशनल टाइम के लिए यूएनओ की अफवाज अगर उधर जाती हैं, तो वो टेम्परेरी तौर पर उधर जाएं, ताकि अमनो अमान रिस्टोर हो, लोगों को, कश्मीर के लोगों को
ये एहसास हो कि ये हमारे लिए एक ट्रैप नहीं है, बल्कि हम अपने अपने फितरी सोल्यूशन की तरफ हम ये बढ़ रहे हैं। उनको ये एहसास हो, एक उधर अमनो मान रेस्टोर हो, लोगों का एतमाद बहाल हो, और उसके बाद इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के अंदर, और इंटरनेशनल अफवाह जब अमन और अमान के लिए होंगी, ताकि किसी भी किस्म का कोई बंदा उसके अंदर इलेक्शन में मैनिपुलेट ना कर सके, और एक न्यू 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 सेंसस जो है ना उसको उसके उसको जो है ना वो कंपाइल करें, क्योंकि जो इंडिया का सेंसस है वो टोटली अनवॉइस्ड है। तो उसको चाहे उसको साल लग जाए या 2 साल लग जाए, तो उसके मुताबिक फिर जो अगर कश्मीर का हल होगा तो वो देर पा हल होगा। ये दुनिया के अमन के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी का किरदार अदा करेगा। और जो तमाम न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये एक दूसरे के साथ अमन से ये रह सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसकी तरफ यूएन को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसकी तरफ जाना चाहिए। और इसको यूएन को इस पर कन्विंस करने के लिए जितने भी ह्यूमन राइट्स के चैंपियन कंट्रीज हैं, या कम्युनिटीज हैं, या एनजीओज हैं, या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको प्रायोरिटी बेस पर इसके ऊपर कंक्रीट स्टेप लेना चाहिए। और इसके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर उनको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। ठीक है मिर्ज़ा साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और उसमें मैं बड़ा अहम आपके सामने सवाल रख रहा हूँ कि हर साल यौम यकजहती कश्मीर हम मनाते हैं, और गुज़िश्ता 73 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि बड़े जज्बे के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी और हर जगह कश्मीर के लिए आवाज़ तो उठाई जाती है। लेकिन कश्मीर का मसला, कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम तो अपनी जगह ही रहते हैं। इसमें अगर कोई रोल प्ले होता भी है तो वो उन्हीं लोगों की जानिब से होता है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन उसमें फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद हो जाते हैं कि जी पाकिस्तान जिहादी भेजता है कश्मीर में और वहाँ पर जाके फिर वो जिहाद करते हैं, और इसी बेस पे फिर FATF और दीगर मामले होते हैं। तो इस पर आप क्या अपना एक नैरेटिव रखेंगे? जी, मैं थोड़ा सा इसमें ये अर्ज करूं कि ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है मेरे ख्याल से, कि जहाँ ये जहादी वगैरह का इस तरह का है। तो बेसिकली 1989 से जो जद्दोजहद हो रही है, ये कश्मीर के अवाम ही जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी लिबरेशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये कश्मीर, ये पाकिस्तान, ये दुनिया में अकेला मुल्क नहीं है जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। इसके अलावा भी बहुत से मुल्कों ने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी है, और इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। और ये डिपेंड करता है कि उनको जो दूसरी तरफ से जो जो काबजीन है, जैसे इंडिया, इंडियन फौज और इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर के ऊपर काबज है सिंस 1947। तो वो उसकी पॉलिसीज क्या है, वो क्या कश्मीर को एज ए पोलिटिकल लेकर चल रहे हैं या मिलिट्राइज लेकर चल रहे हैं। तो ये मैं तालब पॉलिटिक्स का तालब इलम होने के नाते ये मेरा एनालिसिस है और मेरा ये दावा है कि अगर जैसे ही इंडिया अपनी फोर्सेस कश्मीर से पुल आउट करेगा, तो उसका डेफिनेटली जो है ना वो जो मिलिटेंट्स की जो जद्दोजहद है उसके ऊपर जो लोग मसला जद्दोजहद में, ये सारे लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व, इसमें एक छोटा सा तुक्का इन्वॉल्व है। तो वो यकीनन जो है ना ये पीसफुल सोल्यूशन की तरफ वो भी 2 कदम ये आगे बढ़ेंगे। तो उसका हल यही है कि हम जब बाहर बैठे हैं, बाहर के मुल्कों में, तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है या इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, वो प्रेशराइज करे अपने मुंतखब नुमाइंदों को, उनको लेटर लिखे, अपने फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर्स को लिखे, अपने प्राइम मिनिस्टर को या जो भी हेड ऑफ द स्टेट उनको लेटर ऑफ कंसर्न लिखे, को जो कि हमारा ये एक लीगल और फंडामेंटल राइट है कि कोई भी दुनिया में कोई चीज हो रही है तो उसके अंदर जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क का सरबराह उसके अंदर अपना अपना रोल प्ले करे। तो यकीनन हमें ये इसके ऊपर प्रेशराइज करना चाहिए। और हर साल ना सिर्फ यूएनओ के सामने मुख्तलिफ मौका पर, बल्कि पूरी दुनिया में लोग एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं, और कुछ एहतजाज मीडिया में भी रहते हैं, कुछ नहीं आते हैं। हम आटवा में रहकर भी, आटवा की कम्युनिटी भी बड़ी वाइब्रेंट है, तो हम इसके ऊपर भी हमने
बहुत हिस्टोरिकल हमने इसके ऊपर एहतजाज की है। और हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये कश्मीर, अपना कश्मीर का लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने अपनी तकदीर का, अपने मुल्क का ये फैसला नहीं कर लेते। और अगेन, जैसे मैं पहले आपके पिछले सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि यूएन ना सिर्फ यूएनओ को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो भी पावर हैं, G8 के कंट्रीज हैं या G20 के कंट्रीज हैं, तो या जिनके भी इंडिया के साथ बिजनेस के या किसी तरह के भी ट्रीटी हैं, तो उनको इंडिया को एक एक स्ट्रॉन्ग पैगाम देना चाहिए कि अपनी ये मुहिम जो इसे बाज आए, ये कश्मीर की अवाम की ख्वाहिशों को फौजी बूटों के तले ना रौंदे। तो अगर ये उनको डेडलाइन दे इंडिया को कि आपके पास ये डेडलाइन है, तब तक आप अपनी सारी फौज उधर से पुल आउट करें और अमन को रेस्टोर करें। अगर नहीं करते तो इंडिया पर सैंक्शंस लगाएं, उनका बाइकआउट करें, हर सतह पर उनका बाइकआउट करें। तो इस्लामिक ममालिक की भी जो कॉन्फ्रेंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी अपनी पॉलिसी वजह करनी चाहिए। तो ये सलाम है उन लोगों पर जिन्होंने ये IOC जिन्होंने बनाई, और उसके ऊपर वजारतन के इजलास भी होते हैं। तो ये हर तरह से अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मुल्क इंडिया को प्रेशराइज करेंगे कि आप अपनी मुहिमजोई से बात रहें, तो यकीनन ये हम एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और हम एक जो पोटेंशियल जो थ्रेट है न्यूक्लियर वॉर का इस रीजन में, तो उसको ये रोका जा सकता है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसको रोकें। तो ये अगर ये खुदा ना करिए अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई, तो न्यूक्लियर वार का ये दायरा ये सिर्फ हमारे रीजन की तरफ नहीं होगा, बल्कि ये दायरा वसी भी हो सकता है। तो हमने ये एक जिम्मेदार शहरी का, जिम्मेदार ममालिक को ये चाहिए कि इसके ऊपर कंक्रीट स्टेप लें और इस ज्यादती को रोकने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें और कंक्रीट स्टेप लें इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मिर्जा साहब, आपने आज हमें वक्त दिया और कश्मीर के इस अहम दिन के मौके पर आपसे हमने ये गुफ्तगू की। आई एम रियली थैंकफुल। बिल्कुल, आमीन। इंशाल्लाह ये आपकी भी कंट्रीब्यूशन है, आपने इसके ऊपर प्रोग्राम किया, ये आपकी भी एक आवाज है। और प्राइम टीवी कनाडा ने भी ये स्टेप लिया, कश्मीर के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम किया। तो मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो जब कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की तारीख लिखी जाएगी, तो यकीनन सुनहरी हरफों में उमर खान का नाम भी आएगा और प्राइम टीवी कनाडा का भी मुख्तार शाह साहब का भी नाम आएगा, जहां पर दीगर लोगों का नाम आएगा जो इसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ आपका। थैंक यू मिर्ज़ा साहब। नाजरीन, आज कश्मीर का ये मौजू हमने आपके सामने रखा और कनाडा हाइलाइट्स में इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, पूरी दुनिया में रहने वाले लोग जो कश्मीर के इस मामले को इंतहाई अहम समझते हैं, और जिस तरह इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब ने अपना इस पर बयानिया भी सामने रखा, इसी तरीके से ये भी सोचने की ज़रूरत है कि इस मसले के हल के लिए UN के प्लेटफॉर्म से दीगर ममालिक अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। आज जो हमने आपके सामने अहम मौज़ूआत कनाडा हाइलाइट्स में रखे, उस पर हम आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।